हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार आप सभी को। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नई चीज़ लाया हूँ और मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा आप लोगों को होगा। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ डे ट्रेडिंग के बारे में, इंट्राडे में ऑप्शन की बाइंग स्टॉक में कैसे किया जा सकता है। वैसे मैं बताऊं कि मैं हमेशा से एफएनओ के बारे में बात करता हूं तो हेजिंग की बात करता हूं और हमेशा ये कहता रहा हूं कि काफ़ी रिस्की एसेट क्लास है ये और लोगों को इससे बचना चाहिए। जहां तक बच सकें कैश ट्रेडिंग करें, स्विंग ट्रेडिंग करें, काफ़ी पीस ऑफ माइंड होती है। आप एफएनओ ट्रेडिंग तभी करें जब आपके पास काफ़ी कैपिटल हो या उतनी स्किल हो, उतनी नॉलेज हो। तो जब भी मौका मिले तो करें। परंतु बहुत से लोगों के रिक्वेस्ट आए हैं हमारे पास फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कि सर एक वीडियो क्लास बनाई जाए, यूट्यूब के माध्यम से हम लोगों को सिखाई जाए कि ऑप्शन को किस प्रकार बाइंग करते हैं। क्योंकि हमें उसके बारे में नॉलेज चाहिए। मैं लगातार वो करता रहता हूँ, मेरी हैबिट उसमें है, मैं चेंज नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे उसी में कुछ नॉलेज दी जाए ताकि मैं सीख पाऊँ। तो चलिए उसको शुरू करते हैं और यहाँ से 20-25 मिनट आराम से बैठ जाएं। और मुझे लगता है इस 20-25 मिनट के बाद आपकी नॉलेज बैंक बढ़ जाएगी, आपकी स्किल में कहीं ना कहीं इजाफा होगा, आपको समझ में आएगा कि आप गलतियाँ क्या करते थे। और मेरी बताई हुई प्रत्येक चीज़ों को आप बैक टेस्ट करेंगे अपने एंड से, फिर आगे बढ़िएगा। और जब समझ में आए तो कमेंट करके नीचे बताएंगे कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें समझ में आए, कहाँ आप मिस्टेक करते थे। और एक आध महीने बैक टेस्ट के बाद जब आप इस पे आगे बढ़ें और फायदा हो तो भी कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर, इससे मेरी ट्रेडिंग की जो चीज़ें थी वो सुधार हुई हैं, रिजल्ट मेरे फेवर में आ रही है, पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगेगा कि चलो मैंने जो आप लोगों के लिए टाइम दिया, काम किया, वो कहीं ना कहीं सही जगह जा रही है। तो इंट्राडे ऑप्शन बाइंग बहुत ही मतलब हॉट सब्जेक्ट है, लोगों को चाहिए वही, खासकर जो नए ट्रेडर आते हैं बाजार में उनको इंट्राडे में ही चाहिए और ऑप्शन में ही चाहिए, बाइंग साइड ही चाहिए। और वो ढूंढते रहते हैं यूट्यूब के माध्यम पे कहाँ इंट्राडे ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी है, कहाँ है। तो मैं बताऊं, कोई भी स्ट्रेटजी या कुछ भी यूज करते हैं, स्ट्रेटजी अपने आप में एक स्कैम है। आपको अपनी इमोशन पे काम करना होता है, आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना होता है, आपको अपने पैसे को बचाने पे, रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना होता है। उसमें समय लगता है। एनीवे, उन चीज़ों पे ना जाके डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। लास्ट में मैं मार्केट के बारे में भी व्यू दूंगा कि मार्केट क्या करने की संभावना है, तुक्का लगाते हैं, होता है नहीं होता है देखा जाएगा। जैसा कि 20 में जाकर सपोर्ट नहीं रहा है। तो इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आज ही आपने खरीदा और आज ही आपने बेच दिया। ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिए कि जो स्टॉक अगर इंट्राडे में बेहतर किया है तो ये पूरी संभावना होती है कि अगले दिन भी वो कहीं ना कहीं गैप अप कर सकता है, और उसमें संभावना होती है। ये स्टॉक में देखा जाता है। मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूं। इंडेक्स में तो जन स्ट्रीट और मान स्ट्रीट जैसी चीजें होती रहती है। मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं कि अगर इंट्राडे में वो बेहतर रिजल्ट दिया है, बेहतर अपसाइड मिली है, तो उसका अगले दिन भी हमें कुछ ना कुछ अपसाइड देखने को मिलेगी। लेकिन सीखने वाली बात यहां यह है कि अगर स्टॉक ने इंट्राडे में बेहतर काम किया है, अपसाइड ली है या डाउनसाइड ली है, तो अगले दिन जो स्टॉक मूव करेगी उससे कहीं फार बेटर ऑप्शन मूव करेगी। मतलब आज जो हमने इंट्राडे में ऑप्शन को परचेज किया है, उसकी मूव कल काफी बेहतर होगी, इवन बीटीएसटी में काफी बेहतर होगी। मतलब वो गैप अप खुलने की संभावना ज्यादा होगी। ये चीजें ध्यान देने योग्य है। इसका मतलब जो बीटीएसटी भी करते हैं या ये, तो समझिएगा कि जो फ्रूट्स आपको इंट्राडे में मिला है उससे ज्यादा आपको कल मिल सकता है। तो मैंने जो इन्वेस्टिंग किया है उसमें क्या कर सकते हैं कि प्रॉफिट लॉक कर सकते हैं, या अपना एक स्ट्रिक्ट एसेल रख सकते हैं, स्प्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एज यू विश, मैं यहाँ नेकेड ऑप्शन बाइंग की बात करूंगा। वीडियो हो सकता है कि 5 मिनट लंबी हो जाए, लेकिन शिकायत मत कीजिएगा, मैं सिखाने में कोई कंजूसी नहीं करूंगा और मैं समझता हूं कि इससे आपको फायदा होगा। तो इंट्राडे में जब हम ऑप्शन की बाइंग करते हैं तो ऑप्शन का नेचर ये होता है, वो प्रीमियम गलता रहता है अगर रेंज बाउंड हो जाए बाजार तो, या बाजार एक ही रेंज में तेजी से ऊपर तेजी से नीचे एक दो बार कर लिया तो भी प्रीमियम कहीं ना कहीं चली जाती है। और उन पे बहुत सारी बाहरी एलिमेंट्स का भी प्रभाव पड़ता है ऑप्शन पे, जिसके कारण ऑप्शन नॉर्मल प्राइस की तरह बिहेव नहीं करता है, जैसे नॉर्मल फ्यूचर की तरह या नॉर्मल आपने स्टॉक ले रखा है उसकी तरह बिहेव उसकी नहीं होती है। प्रीमियम गलने के कारण कठिनाइयां होती हैं।
तो इंट्राडे में जब भी आप स्टॉक में ऑप्शन की ट्रेड करते हो, तो ये बात सुनिश्चित करें कि उस स्टॉक में मोमेंटम हो, और मोमेंटम जो हो वो इस संभावना हो कि फास्ट हो, तेज हो। इंट्राडे में जो ऑप्शन की आप सिलेक्शन करते हैं, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि वो ऑप्शन ज्यादा बड़ा नहीं हो, मतलब एटीएम नहीं हो, आईटीएम नहीं हो, वो नियर ओटीएम हो। रीजन उसका क्या होगा कि उसका डेल्टा 0.3 0.4 होगा। तो अगर मैं गलत हुआ तो प्रीमियम कम गलेगा, प्रीमियम कम गलेगा तो जो मेरी एसेल हंटिंग होगी तो नुकसान कम होगा, और हम सरवाइव कर पाएंगे। ये गलती बहुत लोग करते हैं कि एटीएम को उठा लेते हैं, एटीएम में सबसे ज्यादा हवा होती है, आईटीएम को उठा लेते हैं। ये सब चीजें एक्सपायरी के नजदीक की जाती है। जब एक्सपायरी में 7 दिन 6 दिन बचा हुआ है, महीने के आखिरी वीक चल रहा है, वहां पे हम लोग एटीएम या आईटीएम को ऑप्शन को परचेज करते हैं। अन्यथा आपको नियर ओटीएम को परचेज करनी चाहिए। तो स्टॉक सिलेक्शन का भी रूल यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि नियर ओटीएम मतलब क्या, कि कोई स्टॉक अगर 5,000 की चल रही है तो 5100 5200 की ऑप्शन लेंगे, कोई स्टॉक 500 की चल रही है तो 520 का ऑप्शन लेंगे, 510 का लेंगे, बहुत अच्छा मोमेंटम है 530 का लेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। क्लियर है। लेकिन अगर लास्ट वीक है तो वहां पे एटीएम लेंगे या आईटीएम लेंगे। एटीएम मतलब एट द मनी, आईटीएम मतलब इन द मनी, जिसमें चिप्स और हवा दोनों हो या सिर्फ चिप्स हो, और इस एटीएम मतलब जो स्पॉट के पास खड़ा हो। तो उनको हम लोग लास्ट वीक में ही कंसीडर करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। रीजन क्या है कि अगर मैं गलत हो जाऊंगा तो मेरी एसएल हंटिंग होगी तो लॉस काफी बड़ा होगा। ऑप्शन की बाइंग जब करने जा रहे हैं तो वहां पे हमारा विजन ये होता है कि थोड़ा सा पैसा लगाएं और ज्यादा पैसा कमाएं, क्योंकि मैं रिस्क ज्यादा ले रहा हूं तो पैसा भी मुझे ज्यादा चाहिए। तो वहां पे अगर मैं सही रहूंगा तो ओटीएम भी चलेंगे, क्या जरूरत है आप बैल मुझे मार करना है, कि जब हमारे पास एक्सपायरी में टाइम है तो एटीएम आईटीएम में क्यों जाए जब मेरा एसएल बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए नियर ओटीएम को कंसीडर करते हैं। तो स्टॉक सिलेक्शन भी पूरा हो गया। तो हमें ऐसे स्टॉक की तलाश करनी है जिसमें कि मोमेंटम हो, और ऐसे स्टॉक की तलाश करनी है जिसमें फर्स्ट 5 to 10 मिनट में ट्रैपिंग हुई हो। ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसे स्टॉक की तलाश करनी है कि फर्स्ट 5 to 10 मिनट में कल की जो क्लोजिंग प्राइस थी उसके नीचे प्राइस चला गया हो, और उस क्लोजिंग प्राइस के नीचे जाकर फिर से दोबारा उसके ऊपर आ चुका हो, बाइंग के केस में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कल के लोवेस्ट पॉइंट पे जितने भी लास्ट 30 मिनट में एवरेजिंग हुई थी प्राइस की, उसकी लो को ब्रेक कर दिया गया है, ट्रैपिंग हो चुकी है नीचे की तरफ का। तो वो ऊपर आ जाए और क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज करे, और सबसे बेहतर ये है कि वो उस दिन के जो हाईएस्ट प्राइस है उसके ऊपर जाकर क्लोज करे, मतलब कल जो हाई प्राइस लगा था उस कल के हाई प्राइस के ऊपर आज फर्स्ट 1 आवर में ही क्लोज कर जाए। मतलब आज जो पहले 1 घंटे की ट्रेड हुई है, उस 1 घंटे की ट्रेड में 60 मिनट के ट्रेड में, या 90 ले लो बहुत ज्यादा, जैसे कल मैंने टेलीग्राम के माध्यम से 90 मिनट का व्यू बताया था और आपने देखा क्या हुआ। तो 90 मिनट के व्यू में कल की जो हाई है उसको ब्रेक कर दे। याद रखिएगा, कल जो ट्रेड हुआ है उसका प्रभाव आज के बाजार पर कहीं ना कहीं पड़ता है। तो कल का जो लो और हाईएस्ट पॉइंट होता है वो अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम भी करता है। तो डे ट्रेडिंग में करने जा रहा हूं तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसमें मोमेंटम हो। तो मोमेंटम तो तभी ना होगी जब वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सपोर्ट को ब्रेक करेगा। तो कल का हाई अगर ब्रेक कर जाता है फर्स्ट 60 मिनट में या 90 मिनट में, तो ये माना जाता है कि भाई मोमेंटम की तैयारी हो रही है। पहला क्या, कि कल का लो को फर्स्ट 5 10 मिनट में ब्रेक करके ऊपर आ जाए, और 1 आवर में हाईएस्ट पॉइंट को भी ब्रेक कर दे। ये दो नियम आपको इंट्राडे के स्टॉक सिलेक्शन में रखने हैं। तो इसके लिए आपको ऐसे स्टॉक की तलाश करनी है जो इंट्राडे में मॉर्निंग में फर्स्ट 1 आवर में 2% या उससे ज्यादा बढ़े हुए हों। सम टाइम हम 1% भी देखते हैं, लेकिन वहां पे ओपन लो जैसी घटनाओं को भी देखा जाता है। लेकिन 2% में क्या होती है कि वो कल का हाई ब्रेक कर चुका होता है, जनरली ये पाया गया है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग स्कैनर वगैरह बनाएंगे तो वहां पे सुविधाजनक होगी। आप 1% का भी एक बना लीजिएगा, एक 2% का भी बना लीजिएगा, 1% पॉजिटिव हो 2% पॉजिटिव हो, या बना लीजिएगा डाउन साइड में वाइस वर्सा, उसी प्रकार के 1% नेगेटिव 2% नेगेटिव में बना लेना है।
तो उसके ऊपर क्लोज कर जाए। मैं चार्ट के माध्यम से भी दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप समझ पाएंगे। जब ऐसी चीजें हो जाती हैं तो वहां पे मैं क्या करूंगा कि वहां पे अगले कैंडल पे वीवेब के पास, जब प्राइस वीवेब के पास आएगी तो वहां पे हमारी एंट्री बनेगी और हमारा जो एसेल होगा उस दिन का लो के नीचे होगा। लेकिन वो एसेल स्पॉट वाइज होगा या फ्यूचर वाइज होगा, ऑप्शन वाइज नहीं होगा। हम ऑप्शन पे एसएल नहीं रखेंगे। ऑप्शन के स्पॉट पे हमारी एसएल सिर्फ सेलिंग के केस में होती है। बाइंग के केस में स्पॉट या फ्यूचर अगर ब्रेक डाउन करता है, लो को ब्रेक करता है, तो मैं अपने उस ऑप्शन में एसएल मान लूंगा। अगर मैं नेकेड वन साइड ट्रेड करता हूं तो हेज के साथ करते हैं तो एज पर एडजस्टमेंट आप जा सकते हैं, रेशियो हो, बटरफ्लाई हो, वट्स जो भी करते हैं। लेकिन नेकेड में उस दिन के डे लो का एसेल मानेंगे। रीजन क्या है कि हमारा जो लो है कल के क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करके ऊपर आया था, तो वो काफी अच्छा एसेल का काम करता है। वो इजिली ब्रेक नहीं करता है अगर आप सही हो तो। लेकिन अगर ब्रेक कर जाए तो एसेल को मानो, निकलो, 10 बार ट्रेड लेंगे, 2 बार 3 बार गलत भी होंगे, क्या फर्क पड़ता है। आपके पास जो भी रूल्स है उसको बस फॉलो करना है, क्योंकि पैसा डिसिप्लिन से बनता है, पैसा स्ट्रैटेजी से नहीं बनता है। आप डिसिप्लिन मेंटेन करो, एक लॉस के बाद डिसिप्लिन मत तोड़ो, दो के बाद मत तोड़ो, आप देखोगे 10 ट्रेड जब लगातार लेते हो आप सही हो। और किसी भी चीज को जब आप सीखते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, कहीं तो उसको बैक टेस्ट करें और देखें कि क्या ये 10 बार में कितनी बार प्रॉफिट दिया, क्या क्या घटनाएं उसके साथ हुई, मुझे क्या क्या परेशानी झेलना पड़ा। क्योंकि जब आप नए हो तो आपके लिए मेरी जो बातें थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये चीजें जब आप देख लेते हो तब आप नियर ओटीएम को सिलेक्ट करते हो और डे लो आपका एसएल होता है। और उस केस में आप देखोगे कि आपके 10 ट्रेड में से 6 से 7 ट्रेड सही हो रहे हैं। बाकी ट्रेड में या तो एसएल हंटिंग होती है या बड़ी मोमेंटम देखने को नहीं मिलती है। बट ध्यान रहे कि पहली 1 आवर की जो कैंडल है वो काफी बड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ा लंबा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको ऐसे स्टॉक को अवॉइड कर देनी है, क्योंकि वैसे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस हो जाते हैं और उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अगले दिन नेक्स्ट डे उसमें गिरावट की संभावना भी बनी रहती है, उसमें कोई मोमेंटम उस दिन इंट्रा डे में भी देखने को नहीं मिलेगा आपको, फर्स्ट 1 आवर की कैंडल बड़ी हो जाए तो आइए मैं यहां पे थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं कि क्या हो सकता है। मैंने वहां व्हाइट बोर्ड का यूज किया है और मुझे लगता है कि आपको इससे फायदा होगा। मान लो कि कल कोई प्राइस चला और एक क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे ऐसे इसने बना लिया और कोई स्टॉक 500 पे क्लोज कर गया। तो अगले दिन की जो ओपनिंग कैंडल होगी, फर्स्ट 2 मिनट 3 मिनट की जो भी आप देखेंगे, तो ऐसे पूंछ बना देगी और पूंछ बना के इस लो को, ये जो क्लोजिंग प्राइस है 500 की, इसको ब्रेक कर देगी। और ब्रेक करके फिर अपना ऊपर का किसी प्रकार की कैंडल बना के ऊपर आकर चली आएगी, फर्स्ट 2 मिनट 5 मिनट में 1 मिनट में जो भी हो सकती है, तुरंत घटनाएं होती है, मतलब फर्स्ट 10 मिनट में। तो आपको ये पहला कंफर्मेशन है कि इसने ऐसा किया है, लेकिन हमें 1 आवर वेट करनी है। और 1 आवर में मान लो स्टॉक ने ऐसे हाई लगाया था, ये जो हाई था 508 का अगर हाई था, तो 1 आवर की अगर कैंडल की देखी जाए तो 1 आवर में ये स्टॉक इसको ब्रेक कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा। 1 आवर की कैंडल देखें तो अगर ये ब्रेक करके क्लोज कर गया है तो वहां पे हम वीवेब के पास हमारी एंट्री बनती है। वीवेब जब आ जाएगी स्पॉट या फ्यूचर के यहाँ पे, तो हम ऑप्शन में एंट्री बनाएंगे। याद रखिएगा, अगर फ्यूचर के ट्रेडर हैं तो आप कवर्ड कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप पर जो भी करते हैं या नेकेड फ्यूचर एसएल के थ्रू, आपकी मर्जी है, हेजिंग के थ्रू भी आप जाओ। लेकिन मैं यहाँ ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन काफी रिक्वेस्ट आए हैं। तो बचना कैसे, देखिए खतरा तो हर जगह है, पर रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। तो आपको सीखना है, समझना है, और पहले तो ना करें। पहले आपने 1 ईयर 2 ईयर कैश ट्रेडिंग में जाए, बाद में जाए। एनीवे, ये लो का हमारा एसएल होगा जो लोएस्ट पॉइंट है, क्योंकि इस क्लोजिंग प्राइस को ये खा चुका है, तो ये लो का हमारा एसएल होगा। मान लो 500 है तो ये लो लगा था 498 का, 98 का, तो मेरा एसएल होगा 497 का। ये लो का हमारा एसएल होगा स्पॉट या फ्यूचर वाइज। तो मान लो यहाँ पे हमने कोई ऑप्शन को खरीदा है तो हमारा एसएल स्पॉट फ्यूचर वाइज ये होने वाला है। अगर एसएल हिट नहीं होता है हम बने रहेंगे। अब उसी में एक ट्विस्ट क्या है कि कैंडल काफी बड़ी बन जाए, मतलब ऐसे बन जाए। हम 2% मूव का देख रहे हैं, पहली कैंडल ही 4% या 5% मूव की बनी है, सिंगल कैंडल में 4 to 5% की मूव कर गई फर्स्ट 1 आवर की। अगर ऐसी बन जाती है तो होगा क्या कि वीवेब के पास जाकर ऐसे ही ऐसे घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, और अगले दिन कहेगा चलो मैं तो चला।
रेड कैंडल बना के नीचे चला जाएगा। ऐसे ही ले लो सपोर्ट का काम करेगा, बट वो आपका काम तो खत्म कर दिया ना। आप तो ऑप्शन ट्रेडर थे, कोई ऑप्शन आपने 50 पे लिया था, एक रेंज बनाया तो वैसे ही डाउन हुआ और नीचे गया तो ये हो गया सीधे 20, आपका तो काम हो गया 30 पॉइंट का नुकसान गया। तो ये आपको मोरल डाउन कर देगा। तो इनसे बचना है। जल्दी का काम शैतान का होता है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। आपके पास 1 आवर है, रिलैक्स होकर काम करेंगे। 1 आवर में पूरी चेक करेंगे प्रॉपर कि क्या है नहीं है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। क्लियर है। हाँ, इसके साथ अगर मार्केट का ट्रेंड भी आपके फेवर में हो, मान लो आप बाइंग करने जा रहे हो और मार्केट भी बाइंग में जा रही है, निफ्टी भी बाइंग में जाने का मतलब 20 और 50 एसएमएस से ऊपर ट्रेड कर रहा हो डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी, और कोई आपको ब्रेकआउट दिखा, कोई अप ट्रेंड, तब वो उसको हम बाइंग मानेंगे। लेकिन इसके नीचे कर रहा है तो ट्रैपिंग हो सकती है, तो यहां सतर्क रहिएगा उस केस में। क्लियर। तो बाइंग सेलिंग क्या है, पहले की वीडियो जाकर देखिए, स्टार्टिंग से आपको पता लग जाएगा। मैंने काफी कुछ आप लोगों को सिखाने के लिए काम किया है, बहुत कुछ बताया है, तो मुझे लगता है आपकी नॉलेज में बढ़ेगी। और यहाँ उपस्थित बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहीं से सीखे हैं, आप लोगों में से तो कमेंट करके बता देंगे उसको कि आपने सीखा है नहीं सीखा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर। नहीं तो ये वाली कांड हो जाएगा और आप बड़ा परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। जहां 50 पे लिए थे, करेसल हंट होता तो हम 40 पे निकल जाते, अब यहाँ 30 ऐसे ही बिना मतलब के चले गए। तो ये आपको दुख देता है। तो इससे बचिएगा। लंबी कैंडल बने फर्स्ट आवर की तो नहीं करनी है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टॉक कौन सी, जो 1% या 2% से ज्यादा बढ़ा हुआ हो, उनको हम सिलेक्ट करेंगे बाइंग के केस में। सेलिंग के केस में -1% या 2% माइनस को सिलेक्ट करेंगे। और रूल्स यही होंगे, लो को ब्रेक करके ऊपर आया। इतना तक समझ में आ गया है ना। अब आगे चार्ट पे चलते हैं। और चार्ट खत्म हो चुका है, मैं कल की चार्ट पे बताऊंगा। तो आपको आपको बस समझाना है, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी प्रकार से गलती से भी मत समझ लीजिएगा कि मैं बाइंग सेलिंग आपको बताने जा रहा हूं। मेरा पर्पज है आपको समझाना कि बाजार का स्वभाव क्या है और वहां पे इसको आप किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। ये निफ्टी की है। निफ्टी तो अगर इसके ऊपर क्लोज करती है ट्रेंड लाइन के, तो कहीं ना कहीं अपसाइड देखने को मिलेगी 24,652 50 के ऊपर। ऐसे भी 38% का फिबोनाची लगा लीजिएगा। अगर 38% के ऊपर निकलेगी तो अपसाइड तो कंफर्म फिर मानी जाएगी। हिलेगा मिलेगा, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, बट पूरी तरह सपोर्ट करने दीजिए। या फिबोनाची 38 का देखेंगे। तो कल के दो स्टॉक थे जो कि 2% से ऊपर थे। कल की दो स्टॉक ऐसे थे जो 2% ऊपर थे। एक स्टॉक का नाम है एल्केम लैब और एक का है एसजीवीएन। दोनों फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ सिर्फ समझाने के लिए आपको यूज कर रहा हूँ, अन्यथा आप जनरली मैं स्टॉक का यूज नहीं करता हूँ, इंडेक्स का यूज करता हूँ। बट यहाँ पे क्या है कि कोई ऑप्शन नहीं है अपने को कि आपको हम सिखा पाए, तो इसलिए इसका यूज करना पड़ रहा है। अब आप यहाँ पे देखो, दो स्टॉक हैं, एल्केम लैब और एसजीबीएन। तो दोनों कल के डेट में 2% के ऊपर थे। 1% 2% रूल को फॉलो कर रहे थे। तो पहले आइए एल्केम लैब की चार्ट को देखते हैं। हटा देते हैं। कल की चार्ट को देखेंगे। कल की यहाँ पे चार्ट है ना। अब यहां पे एक चीज और देखिएगा कि 1 आवर पे हिलेगा मिलेगा आपके फेवर में जरूर होना चाहिए। 1 आवर पे हिलेगा मिलेगा आपके फेवर में जरूर होना चाहिए। सेलिंग के केस में आपके फेवर में, बाइंग के केस में भी आपके। तो हिलेगा मिलेगा एक एडिशनल कंफर्मेशन है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। ये काफी अच्छा सिग्नल देता है आपको जिंदा रहने में, सरवाइव करने में। ये दो तीन चीजें करेंगे तो आपकी सर्वाइवल इजी हो जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है, फर्स्ट जाना है 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सॉरी, 2 मिनट पे क्यों जा रहे हैं आपको समझ में आएगा। अब ये 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो क्या होता है, ये जो क्लोजिंग प्राइस है कल की, है ना, इस क्लोजिंग प्राइस को इसने ब्रेक कर दिया है। क्या किया है, ब्रेक कर दिया है, किया है। 2 मिनट पे आप देख रहे हैं, अब ब्रेक करके ऊपर आ गया है। ये ब्रेक करना आवश्यक है। बस एक क्लोजिंग प्राइस जो है इसे ब्रेक करना आवश्यक है। ये ब्रेक कर दिया। अब हमारा काम क्या होगा कि हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे फर्स्ट 2 मिनट में जैसे ही ब्रेक कर दिया, हमने नोट कर लिया कि कौन कौन ब्रेक किया है। अब उसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चले जाना है और वेट करना है कि कल के जो हाई है उसके ऊपर 1 आवर की क्लोज करो। कल के हाई के 1 आवर के ऊपर 1 आवर की कैंडल क्लोज करो। तो कल की हाई हो, मतलब कल जो ट्रेड हुआ है। तो कल की हाई क्या थी यहां पे, 4862। तो 4862 के ऊपर हमें
क्लोज चाहिए। तो आप देखेंगे कि क्लोजिंग हो चुकी है और काफी ऊपर हुई है, तो देखने में काफी कॉस्टली लगेगा, घबराइएगा मत। अब हमारी एंट्री क्या होगी, वीवेप के पास होगी। अगली कैंडल के जब वो वीवेप के पास आता है तो एंट्री होगी। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे कि वीवेप के पास वो कब आया है। 10-15 के बाद, ये 10-15 कैंडल है, यहां पे वीवेप पे आया है, लगभग 4926-27 पे 10:25 पे आया है। तो जब ये 25 मिनट पे 4926 पे आया, तो अब हम ऐसे ऑप्शन की तरह तलाश करेंगे जो नियर ओटीएम हो। तो चूंकि ये 5,000 रुपए का स्टॉक है, तो 5,000 स्टॉक में नियर ओटीएम कौन से होंगे, 5100 5200, क्योंकि 5,000 के पास तो है ही ना, 4952 है तो 5,000 के पास ही है। तो 5100 या 5200, 5100 की स्ट्राइक को हम सिलेक्शन करेंगे, या 5200 की स्ट्राइक की सिलेक्शन करेंगे। ये दो स्ट्राइक ही अपने पास से, ज्यादा आगे नहीं जाना है, फिर खतरे की घंटी है। क्योंकि ये 5,000 की स्टॉक है तो 100-200 पॉइंट इसको बढ़ने में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 3-4% की मूव में आ जाना है, तो उतना तो ऑप्शन बायर के पास रूम चाहिए ही। तो हमें क्या करना है कि इसे 5100 या 5200 कॉल ऑप्शन को लेंगे। अब हम यहां पे है कि 5100 लें कि 5200 लें, ये भी कंफ्यूजन है। देखो, अगर आप महंगा लेते हो, मान लो 100 रुपए का ऑप्शन लिए, तो एसएल जाएगा तो 50 रुपए हो जाएगा, वो 50% उड़ जाना है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में 50% का एसएल होता है जनरली। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रीमियम गलता रहता है, वो भी आपके साथ विडंबना है। लेकिन अगर कम का लेते हैं, 50 रुपए 60 रुपए का, तो एसएल भी उसी के अनुरूप कम होगा। हमें तो अपने एसएल को यहाँ काम करना है। जब भी आप कहीं ट्रेड करते हैं तो अपने रिस्क पे काम करना है, प्रॉफिट पे काम नहीं करना है कि भाई इतना आएगा कितना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आएगा वो भविष्य है जो अपने कंट्रोल में नहीं है। तो जाएगा, कम जाए तो कम का लेंगे, कम जाए, लेकिन इतना कम का ना लें कि कुछ आए भी नहीं। तो मतलब हम 55 ना चला जाए 57, ये तो मूर्खता हो जाएगी। तो नजदीक का, तो 5100 5200, अगर मेरे पास चुनाव करने जैसे 5,000 चल रही है 200, तो हम 5200 का लेंगे। हम नियर ना छोड़ के ओटीएम ना लेके थोड़ा सा आगे का ओटीएम लेंगे, हमेशा ही चरण जैसे 500 चल रहा है, 510 ना लेके 520 का लेंगे। 400 चल रहा है, 410 ना लेके 420 का लेंगे। ये मतलब अपने अंदर डालनी है कि मुझे बस नियर थोड़ा सा रिस्क तो लेना है, मुझे ये भी बचानी है ना। ये सारी चीजों को समझने का प्रयत्न कीजिए। अब हमारे पास है 5200 का। टाइमिंग क्या है हमारे पास, 10:25। तो 10:25 10:20 में हमारी कोई भी एंट्री होगी। तो 5200 का कॉल ऑप्शन को परचेज करेंगे, स्टैक सिलेक्शन भी इसने बता दी। अब 5200 का कॉल ऑप्शन पे आएंगे तो हिलेगा मिलेगा हमें सब में फेवर में चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। हिलेगा मिलेगा अगर आपके फेवर में नहीं है तो आप मोह माया में हैं। 10-15 यहां पे 49 रुपये 96, मतलब 50 रुपए पे ये आपको दे रहा है। कितने पे, 50 रुपए पे ये आपको बता रहा है कि भाई हम बाय में हैं। तो हम 50 रुपए पे इसे जब परचेज करते हैं, तो हमारा एसएल क्या होगा, लगभग डे लो हो जाएगा, जो भी डे लो आएगा। और जब डे लो आएगा तो ये आसानी से आपको 30 रुपए हो जाएगा, 20 रुपए का तो एसएल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप 50 पे इसको परचेज कर रहे हैं तो एसएल हंट होगी, तो 20 रुपए व्यक्ति आपके घर से जाने हैं, उसकी तैयारी करके रखिएगा। लेकिन ऐसे केस में एसएल हंटिंग कम होती है, क्योंकि मॉर्निंग में ही एक बार हंटिंग हो चुकी है, क्लोजिंग प्राइस के नीचे जा चुका है, और कल के हाई के ऊपर भी क्लोज कर चुका है, तो अपने पास कम होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। आपने परचेज की, परचेज करने के उपरांत क्या होता है कि अब आराम को से आपको बैठ जाना है, आवरली टाइम फ्रेम को लगा देना है। और आवरली टाइम फ्रेम जब आप लगा देते हैं, तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपकी ट्रेड चल रही है, और अचानक से एक बड़ी मूव आती है, क्लोजिंग टाइम पे 150 चली जाती है, क्लोज करती है। और जैसा कि मैंने कहा कि अगले दिन उसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, और अगले दिन आप देखेंगे कि ये 248 चली गई, क्लोज कहाँ थी, 100, और यहां से 150 पॉइंट का मूव लिया। लेकिन एल्केम लैब कल 6% की मूव ली थी, तब ये सिर्फ 50 से यहां तक गया, क्लोजिंग होते होते हाई लगाया, लगभग 100 पॉइंट का मूव हुआ। डेढ़ दिया देखा जाए तो 200%, लेकिन प्राइस वाइज यहां पे देखा जाएगा तो मूव ज्यादा हुआ, प्राइस वाइज परसेंटेज वाइज नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगले दिन भी मूव देखने को मिलती है। तो इन केस मेरे पास 2 लॉट में है, 3 लॉट में है, तो हम क्या करते हैं कि एक लॉट को रख लेते हैं अगले दिन के लिए, या प्रॉफिट को लॉक कर देते हैं स्प्रेड में वहां कन्वर्ट करके, कि ये टाइम पे आया, क्लोज हो गया, मैं बुक नहीं किया इंट्राडे में, लालच में आ गया कि और बढ़ेगा। लालच तो इंसान को जन्म लेता है, जन्म से इंसान के अंदर लालच और डर का उत्पन्न हो जाता है। अगर आपने रख लिया, जनरली इंट्राडे में बुक कर लेनी है, आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप इंट्राडे सीख भी रहे हो, लेकिन इन केस आपको लगता है कि नहीं मैं बीटीएसटी भी करता हूं,
तो वैसे स्टॉक में बीटीएसटी भी होता है। तो आप क्या करेंगे कि उसको स्प्रेड में कन्वर्ट कर देंगे इस जगह पे, क्लोजिंग टाइम तक अगर आपने रखा है तो इंट्राडे में बुक नहीं किया तो स्प्रेड में इसको कन्वर्ट कर देंगे, आगे के स्ट्राइक को सेल कर देंगे, जिससे कि आपको कुछ और प्रॉफिट आ जाएगा, सर्वाइवल इजी हो जाएगी या प्रॉफिट लॉक हो जाएगा, व्हाट्स एवर आप वो हेजिंग का सब्जेक्ट है आप कीजिए। तो ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ एक और ट्विस्ट है कि मैंने यहाँ पे एक चीज डाला था कि आपकी जो एसेल होगी वो ऑप्शन वाइज नहीं होगी, आपकी एसेल स्पॉट या फ्यूचर वाइज होगी। क्यों? अब उसको देखिए यहां पे। अब ये आपके पास वीवैप है, जनरली वीवैप एक एसएल की तरह काम करता है। वीवैप के नीचे क्लोज कर गया तो आपकी एसएल हो गई। अब आप देखो ये ऑप्शन वीवैप के नीचे आकर क्लोज कर जाता है ना? तो कहीं ना कहीं हमारे मन में आएगा कि हमारा एसएल हंटिंग हो गया है। तो ये ऑप्शन प्रीमियम गलने के कारण ये सब घटनाएं होती हैं। तो इसीलिए वीवेब को आप 1 आवर का यूज कीजिए कि 1 आवर के नीचे आके क्लोज करो, तब मानेंगे हम, 10 मिनट 15 मिनट पे नहीं मानेंगे। और जब आप 1 आवर का लेते हो तो वीवेब के नीचे बहुत मुश्किल होती है क्लोजिंग करना, और आपको सही डायरेक्शन उस ट्रेड में मिल पाता है, जिसको कि आप आगे लेके बढ़ सकते हो। तो आपने देखा कि ए बड़ी कैंडल है, बस, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन एक और स्टॉक है एसजीवीएन। अब उसमें देखिए क्या हुआ है। ये एसजीवीएन है और यहां पे हिलेगा मिलेगा बाइंग में है। यहां दो चीजें हुई हैं, ध्यान से समझिएगा। एक तो पिछले दिन का ये लो को ब्रेक नहीं किया, पिछले दिन के लो को ब्रेक नहीं किया है, आप नोटिस कीजिए, है ना? ये लो लास्ट का, लास्ट 30 मिनट का जो भी ट्रेड हुआ है, लो नहीं कर सकते हैं, लास्ट 30 मिनट का जो ट्रेड हुआ है उसकी लो को ब्रेक होना चाहिए। आप इसको गलत मत समझ लीजिएगा कि लो मतलब हम लास्ट का देखें, लास्ट 30 मिनट का जो ट्रेड हुआ है उसको लो, और फुल डे का जो हाई है उसको हाई, फुल डे का हाई हाई, लास्ट 30 मिनट का हम लो मान लिए। तो ब्रेक नहीं किया तो पहला चीज तो वहां पे बता दिया कि नहीं, लेकिन स्टॉक तो बढ़ा है 2% से ऊपर, क्योंकि जब आप स्कैनर बनाओगे तो ये सारी चीजें आपके पास आएगी। देखने वाली और सीखने वाली बात यहाँ पे है, एक कैंडल आप जब इसको देखेंगे तो आसपास की कैंडलों से काफी बड़ा आपको प्रतीत होगा, और साथ ही साथ आपको लॉट ऑफ ब्रेकआउट लेता हुआ प्रतीत होगा कि इतने दिन जो ट्रेड हुआ है इन सब के ऊपर ब्रेक करके क्लोज कर गया। जैसा आप देखें यहां तक का जो जोन है इसके ऊपर भी आकर क्लोज कर गया है, दिख रहा है। लेकिन ये ट्रेडेबल नहीं है। जैसे एवरी ब्रेकआउट ट्रेडेबल नहीं है, एवरी ओपन हाई ओपन लो ट्रेडेबल नहीं है, एवरी प्राइस एक्शन ट्रेडेबल नहीं है। हर चीज की एक लिमिटेशन होती है कि कौन सा ट्रेडेबल है कौन सा नहीं है। ये जानना ज्यादा आवश्यक है कि कौन सा ट्रेडेबल नहीं है, ये जानने के अलावा कि कौन सा ट्रेडेबल है। ठीक है? तो इतनी बड़ी जब बन गई ना, ये अपने काम का नहीं है। तो ऐसे स्टॉक को अवॉइड कर देना है। ये नहीं कूद कूद के 2% बढ़ गया, 2% बढ़ गया, खरीद लेते हैं, ब्रेकआउट ले लिया, हाई को ब्रेक कर दिया पिछले दिन का, है ना? पिछले दिन का तो हाई ब्रेक किया ना। लेकिन यहाँ दो रूल नहीं हुआ फॉलो, एक लो ब्रेक नहीं हुआ और छोटी कैंडल नहीं है। छोटी कैंडल का मतलब, जैसा कि आप वेलकम लैब का देखिए, छोटी का मतलब क्या होता है, 1 आवर का, इसे भी मैं दिखा देता हूँ, देखिए, है ना? इतनी बड़ी कैंडल बनी है, उसी के आसपास का ये भी है, जो साफ साफ दिख रहा है ना? उसी के साइज के आसपास है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। बहुत ज्यादा बड़ी इस टाइप की बन जाती पहली कैंडल तो बहुत बड़ी बनी है, तो अपने काम का नहीं है। तो फर्स्ट अगर इस टाइप की बन जाए तो मूव हो चुका है ऑलमोस्ट, हमारे काम का नहीं है। हाँ, लेकिन उस केस में होता है कि लो जो होता है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। उतना कौन जाए, वो तो काफी दूर हो जाता है ना, 6% 7% दूर हो जाता है। हम लोग ऑप्शन ट्रेडर हो तो हम ऐसे ही मारे जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कभी भी आप ऑप्शन की ट्रेड करते हो, ये नियम को अपने पास बटुए में रखना है कि अगर आप, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं या बीटीएसटी ट्रेडर हूं, तो ये दो नियम अपने पास हैं। कल का लो ब्रेक करो, कल का हाई ब्रेक करो। लो का मतलब लास्ट 30 मिनट का लो, अब लो का मतलब उल्टा मत समझ लेना है। फिर स्विंग ट्रेड में होता है लास्ट का लो, इंट्राडे में बस 30 मिनट का लो, और हाई में इंट्राडे का हाई ब्रेक करो। बड़ी कैंडल नहीं बननी चाहिए 1 आवर में, और आराम से स्मूथ बनिए। वीवेब के पास हमारी एंट्री होगी, अगर मार्केट सपोर्ट है तो बहुत अच्छा, नहीं मार्केट सपोर्ट है तो पोजीशन थोड़ी कम रखेंगे। सर्वाइवल पे फोकस रखना है। स्ट्राइक सिलेक्शन ईमानदारी से करनी है, न ज्यादा दूर न ज्यादा नजदीक। ज्यादा दूर इसलिए नहीं कि जब प्राइस बढ़ेगी तो उसमें शायद प्रीमियम ऐड ना हो, ज्यादा नजदीक इसलिए नहीं कि अगर एसएल जाए तो मेरी बहुत बड़ी लॉस
नहीं हो हम सरवाइव कर पाए, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे ही स्लो मोशन में पैसा चला जाता है, हाथ में कुछ भी नहीं आता है अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो। अगर आप कैश में ट्रेड करते हो और कैश ट्रेडिंग करते हो, कैश में खुश हो, तो इसको आप कैश ट्रेडिंग इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो, कैश ट्रेडिंग बीटीएसटी में भी यूज कर सकते हो। कैश वालों के लिए भी है, ऐसा ना शिकायत कीजिएगा कि सर आपने ऑप्शन वालों को बताया, कैश वालों को नहीं बताया। भाई मैं सबको लेकर बताता हूँ कि ये पूरे इंटायर में काम करेगा, लेकिन क्या है कि जिसका नाम लेके बताओ उसे ही समझ में आती है, बाकी को समझ में आती नहीं। तो एवरीवन के लिए है आपको, क्योंकि प्राइस एक्शन जो होगी, जो चार्ट रीडिंग का तरीका है, जो ग्राफ का, सबके लिए एक समान होगा, अलग थोड़े ना होने हैं। वहाँ रूल्स थोड़े से चेंज होते हैं। अगर लास्ट वीक में पहुंच गए हैं तो एटीएम और आईटीएम कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर लास्ट वीक में नहीं है तो वहाँ ओटीएम चलता है, नियर ओटीएम चलता है। और जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगा, हम फार ओटीएम से मतलब और नजदीक के ओटीएम में शिफ्ट कर जाएंगे। मान लो हमारा ये 15 तारीख 17 तारीख के बाद होती, तो हम 5200 का स्टैक ना लेके 5100 का लेते, और नजदीक तो ये नजदीक आते जाना है। मंथ के बिल्कुल स्टार्टिंग में होती तो 5300 का भी ले सकते थे, 5400 का भी ले सकते थे। मतलब हमारा एक ख्याल रहना चाहिए, अगर प्राइस बढ़ेगा तो ऑप्शन बढ़ेंगे आसपास के, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है इंट्राडे में। लेकिन अगर प्राइस घटे तो मेरा प्रीमियम कम जाए, इतना ही का ख्याल रखना है, क्योंकि डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, रिस्क ज्यादा नहीं लेना है। ये चीजें ध्यान रखनी है। आप जब इन चीजों को ध्यान रखते हैं, अपनी पोजीशन साइज को मेंटेन रखना है, कभी भी ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, कभी भी एक ट्रेड में 2% से ज्यादा रिस्क नहीं रखनी है अपनी पूरी पोर्टफोलियो साइज का। इन चीजों को जब करते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सर्वाइवल इजी हो जाती है। और इस प्रकार से आप खुद से अब देखिए जाकर कौन कौन से स्टॉक हैं जो इस रूल्स को फुलफिल कर रहे हैं और उसमें क्या मोमेंटम हुआ है। आप ऐसे कम से कम 30 से 40 स्टॉक की मोमेंटम को चेक करें, और उसमें मोर देन मेरी बातें 80% सही हों, तभी आप उस बैक टेस्ट के बाद आगे अपना पैसा लगाएं, बढ़ाएं ना बढ़ाएं। लेकिन अगर 80% से कम हो, मैंने जो यहाँ बता रहा हूँ, तो इसको आप भूल जाना है और बोलना है सब मोह माया है, कुछ नहीं है, बात खत्म। क्योंकि मैं जो भी यहाँ चीजें शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने बाजार से सीखा है, आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये नॉलेज आपके काम आ जाए। क्योंकि चार्ट रीडिंग एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है, और रटा रटाया ज्ञान अगर चार्ट रीडिंग में ली जाए तो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। तो चार्ट रीडिंग में आपको थोड़ी सी इन सब चीज़ों को औरों से अलग सोचना होता है, क्योंकि जो चार्ट पे आप देख रहे हो, बड़ा पैसा भी तो वही देख रहा है। बड़ा पैसे को पता है कि आप कहाँ पे क्या करोगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, बड़े पैसे को नहीं पता है। हमें उन चीजों में जाना है और उस प्रकार चार्ट की एनालिसिस करनी है, रीडिंग करनी है और उसके पे एक्शन लेना है। आप देखोगे आपकी सर्वाइवल आसान हो गई है। एनीवे, तो मेहनत कीजिए और सीखते रहिए, सीखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, टाइम का, पैसे का, एक टाइम आएगा कि नॉलेज आपको आगे बढ़ा देगा। तो नॉलेज को गेन करने में तनिक भी, किंचित भी संदेह नहीं करना है। मेहनत कीजिए और मुझे लगता है कि एक दिन आप करेंगे, और जरूर करेंगे। साथ ही साथ मैंने जो आज आपको बताई चार्ट रीडिंग की इंट्राडे करने का ये सही तरीका है, किस प्रकार हम वीवेब को देखते हैं, क्या देखते हैं। और ये में कैश की भी ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटी की भी इसी प्रकार ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड सिल्वर क्रिप्टो व्हाट्सएवर, जहीं कहीं कहीं भी प्राइस है वहाँ ट्रेड करते हो। ये नियम वहाँ लागू होती है डे ट्रेडिंग पे। और जब इस नियम को लागू करके आप डे ट्रेडिंग करने का प्रयास करते हो, कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा देखने को भी मिलेगा, लेकिन आफ्टर बैक टेस्ट, नहीं तो 100% मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। मैंने जो भी चीज़ें बताई है ध्यान रखिएगा, बाजार है, मुझे 100% किसी भी टाइम पे रॉन्ग साबित कर सकता है। मैं भी एक लर्नर हूँ बाजार का, मैं भी सीख रहा हूँ बाजार से, और एवरीडे मुझे कुछ नई चैप्टर बाजार खोल के सिखाती है। और मैं उसका स्वागत करता हूँ कि बाजार इतना काइंड है कि एवरीडे मुझे सिखाने को तत्पर है। तो आई होप सो कि आपको भी बाजार इस तरह सिखा रही होगी, सीख रहे होंगे। आगे बढ़िए, बस बाजार की फी कम देना है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो धीरे धीरे बाजार सारा लेके चला जाएगा, फिर मुंह में माया चला जाएगा, हाथ कुछ नहीं आएगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। लेकिन उस शुभ के पहले थोड़ी सी निफ्टी की बात कर लेते हैं, नहीं तो आप फिर मैसेज कमेंट में करेंगे सर निफ्टी रह गया, निफ्टी रह गया। अब निफ्टी की जहां तक बात है, हिलेगा मिलेगा बाइंग में आ रही है, तो लो एक सपोर्ट के काम करना चाहिए। जब तक ये लो सेफ है, तब तक हम लोग अभी शॉर्ट की तरफ नहीं सोचेंगे। एक बार ये लो ब्रेक कर देता है तो फिर ये आसानी से गिरावट दिखाते हुए इस लेवल तक दिखा देगा। ये लो लेवल पर थोड़ा सा रुकने का चांसेस है, नहीं तो फिर ये आराम से 20 SMA मंथली फिर दिखा देगा, सीधा कह लीजिए 20 SMA मंथली दिखा सकता है। अगर ये लो लेवल को ब्रेक किया तो रीजन क्या है कि वीकली 20 SMA के पास बाजार खड़ा है। और वीकली जब 20 SMA के पास खड़ा है तो उस केस में आपको ये सब चीजें आ सकती है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद आप सबको। तो चलिए फिर मिलते हैं।